जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले पुलवामा पर पुंछ पर अटैक हुआ, हमारे 5 जवान शहीद हुए। सबसे पहले तो जो हमारे जवान शहीद हुए उनको शत शत नमन। देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो अपनी बलि दी, जो भी जवान बलि देता है उसका पूरा देश एहसानमंद है और उसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते सर माथे पर। मेरे लिए जो हो या मेरे लायक जो सेवा है, अगर कोई शहीद का बेटा है या एक्स सर्विसमैन है, वो मेरे से अगर कोई मदद चाहता है तो मुझे मेरे नंबर्स पर कॉल करे। मैं उसके पूरी जो मेरे से मदद एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, मैं ज़रूर करता हूँ। तो आपका सबका स्वागत है। लेकिन इससे आगे क्या, देखिए, जवान शहीद हुए और हालात इस तरीके से हैं कि सारी उंगलियां कभी G20 सम्मेलन और कभी बिलावल भुट्टो के भारत दौरे के ऊपर नज़र आ रही है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इससे कहानी कुछ और नज़र आ रही है। तभी मैंने आपको बताया प्लान ऑफ पाकिस्तान है क्या, उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और ये 5 फोटोग्राफ्स को देखिए और इसे समझिए कि असलियत में है क्या। आप कहेंगे ये क्या बकवास है। नुपुर शर्मा एक तरफ हिंदू फोबिया इन यूके स्कूल्स, जिनके बच्चों के ऊपर हिंदू बच्चों के ऊपर गाय का मांस फेंका जा रहा है और उनको प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरी तरफ हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं और अटैक होता है पुंछ के ऊपर। अब सवाल इससे आगे का है। आप कहोगे ये क्या बकवास कर रहे हो सर, इन तीनों में क्या इक्वालिटी है या क्या कॉमन थिंग है। मैंने आपको कहा कि ये पाकिस्तान का नया प्लान है, नई पॉलिसी है, जिसके अकॉर्डिंग वो इंडिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मैं अब यही प्रूव करने जा रहा हूं। कैसे? हम इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि 1947 पाकिस्तान और हिंदुस्तान आजाद हुए। हिंदुस्तान आजाद हुआ, साथ में पार्टीशन हुआ। अब अगर पार्टीशन की बात हम लोग करते हैं तो पार्टीशन का नेक्स्ट लेवल ये है कि भाई पार्टीशन में असलियत में पाकिस्तान ने पार्टीशन जो बना वो 2 नेशन थ्योरी के नाम पर बना, और इस 2 नेशन थ्योरी में इंडिया ने तो अपने आप को साफ कह दिया कि भैया हमारे कोई 2 नेशन नहीं है, हम सिर्फ एक ही नेशन है और वी आर सेक्युलर, और हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर तौर पर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये गलत पॉलिसी थी, सही पॉलिसी थी, अपना अपना ओपिनियन है। मेरा मानना यह है इंडिया ने बिल्कुल सही स्टेप उठाया। लेकिन पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान ने क्लियर वर्ड्स में, क्योंकि 2 नेशन थ्योरी के बिहाफ पर पाकिस्तान आजाद हुआ था, इसलिए 2 नेशन थ्योरी के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर करने की कोशिश करी है। और ये जो इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी कि जो पाकिस्तान है वो सेवियर ऑफ इस्लाम है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। पाकिस्तान सेवियर ऑफ इस्लाम है और इंडिया को हमेशा पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट किया, इंडिया को हमेशा पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट किया कि भाई इंडिया जो है वो एक हिंदू डोमिनेटेड कंट्री या हिंदू कंट्री है, और क्योंकि ये हिंदू कंट्री है इस वजह से मुस्लिम्स जो हैं वो नॉट सेफ इन इंडिया। अब ये इसमें क्या नाम है, पाकिस्तान का बार बार क्लेम करना, पाकिस्तान बार बार ये क्लेम करता है और इसी को रीजन ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बताता है। अब इसीलिए इसी रीजन की वजह से पाक आर्मी ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, और पाक आर्मी ने इतना ज्यादा लगातार स्ट्रॉन्ग किया कि पाक आर्मी ओनली आर्मी इन द वर्ल्ड हैविंग अ कंट्री, पूरी दुनिया में एकलौता ऐसी आर्मी है जिसके पास एक देश है, हैविंग अ कंट्री फॉर सेल, बेचने के लिए एक देश है
एक आर्मी के पास उसके जो लोग हैं उनकी गधे घोड़ों या शायद कुछ गधों से ज्यादा कोई कीमत नहीं, और हो सकता है गधों की कीमत ज्यादा हो, आर्मी के जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी कीमत कम है। इसका एग्जाम्पल मुशर्रफ अपनी बुक में क्लियर वर्ड्स में कह चुका है कि भैया 3000 पाकिस्तानियों को हमने मारा, सिर्फ किस लिए? मरवा दिया ताकि हम अमेरिका से पैसे वसूल सके। 3000 पाकिस्तानी मरवा के अमेरिका से पैसे वसूलने की जो जलील हरकत है वो पाकिस्तानी आर्मी का अगर जनरल कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी पीपल आर फॉर सेल। तो पाकिस्तानी आर्मी एक ऐसी आर्मी जिसके पास एक कंट्री है और उस कंट्री को वो बेचने में लगे हुए हैं, और मजे की बात यह है इसे वो अपनी रेलेवेंस प्रूव करनी है कि भाई हमारे को पाकिस्तान को लगातार अपनी रेलेवेंस प्रूव करनी पड़ रही है पाकिस्तानी आर्मी को, और इसीलिए इंडिया से उसे वॉर लड़ना होता है। ये रियलिटी है, वॉर लड़ना होता है और उस वॉर के लिए एक रीजन चाहिए। वो रीजन जो है वो या तो रिलीजन है, और रिलीजन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट कश्मीर है। लेकिन कश्मीर से हमारा नाता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ऐसी सिचुएशन में वॉर लड़ी गई 1947 में कबाइलियों के द्वारा, बाद में खुद भी लड़ा, फिर उसके बाद 1965 में तो खुलकर, लेकिन 1971 वॉर जो था वो पाकिस्तान की लड़ाई के लिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये जो वॉर था ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, ये समझ लीजिए। अब ये टर्निंग पॉइंट क्यों था? क्योंकि 1971 वॉर में पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया या डिवीजन हो गया पाकिस्तान का, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश बन गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना यह है कि पाकिस्तान के जो थोड़े से भी बुद्धिमान लोग होंगे उन्होंने एक बात पाकिस्तान को समझा दी होगी कि डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया जो है वो क्या है, कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिफरेंस ये है कि ये पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है जो अभी स्टेट या यूं कहें नेशन नहीं बना है। और पार्टीशन उसका बेस्ट एग्जांपल है कि बांग्लादेश का पार्टीशन क्यों हुआ, बांग्लादेश अलग क्यों हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके अंदर वो नेशन वाली फीलिंग थी ही नहीं। इस्लाम, जब तक हिंदुइज्म था तब तक इस्लाम एक बड़ा रीजन था पाकिस्तान बनने का, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद सब जब मुसलमान हो गए तो उसके अंदर लड़ाई का बड़ा रीजन था बांग्लादेशी वर्सेस पंजाबी होना। लेकिन इंडिया ने जैसे ही वो सेक्युलर स्टेट का कंसेप्ट अपनाया और पूरी कोशिश करी शुरू से लेकर आखिरी तक कि इंडिया में जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है वो फलता फूलता रहे, तो इसके इंडिया के एफर्ट्स का आउटकम आपको नजर आता है कि इंडिया एज अ नेशन बनकर उभरा। पाकिस्तान कभी भी नेशन की फॉर्म में बनकर नहीं उभर पाया और हिंदुस्तान एक नेशन की फॉर्म में बनकर उभरा, और इसी नेशन की वजह से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की फॉर्म में आज के दिन खड़ा हुआ है। 1971 के वॉर में भी या 65 में भी या कैसे भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी इंडिया को झुकाने की। इंडिया चाहे जितनी भी बुरी कंडीशन में था, इंडिया के पास चाहे पैसे नहीं थे, अकाल पड़ रहा है, कुछ भी है, लेकिन चाइना से एक बार हार के बाद इंडिया ने जो सबक लिया नेशन वाला, और वो आज तक है कि इंडिया ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई कि यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ नेशन। इफ यू आर नॉट अ नेशन देन यू कांट डिस्ट्रॉय अ नेशन। आप खुद अगर नेशन नहीं है तो कम से कम एक आमने सामने की लड़ाई में तो इंडिया से आप नहीं जीत सकते, यह पक्की बात है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की अभी तक जो वार वाली पॉलिसी थी उसे अगर हम ये स्टेज 1 ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी देख लिया जाए, क्या स्टेज 1 ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी,
ये देख लिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं स्टेज 1 जो है उसमें इंडिया और पाकिस्तान एक स्टेट की फॉर्म में आपस में लड़ रहे थे, दो स्टेट लड़ रहे थे। वहां समझ में आ गया कि स्टेट की फॉर्म में तो इंडिया को नहीं हरा सकते, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान की जो दुश्मनी थी वो पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी के स्टेज 2 में पहुंचती है। स्टेज 1 से लेसन्स लेकर पाकिस्तान ने स्टेज 2 में जो एंट्री करी, और इसी स्टेज 2 के अंदर पाकिस्तान ने 1000 कट पॉलिसी अपनाई। 1000 कट पॉलिसी अपनाई। ये 1000 कट पॉलिसी का मतलब ये है कि हिंदुस्तान को अलग अलग सेक्शंस में बांटकर अलग अलग जगह पर अलग अलग इश्यूज क्रिएट करो और पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दो कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी ही मौत मर जाए, डिवाइड इतना क्रिएट कर दो। जैसे अगर नक्शे में देखा जाए तो आपको एक चीज साफ नजर आएगी नक्शे के अंदर कि कैसे डिवाइड किया जाए। सबसे पहले यहां ये पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट, इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया जाए। ये हम कई जगह डिस्कस कर चुके हैं कि सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा किया गया, और इसमें कभी हम उल्फा का नाम सुनते थे, कभी क्या नाम है पाकिस्तान की अलग अलग, और मतलब जो नॉर्थ ईस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस थी, चाहे नागा ग्रुप हो गए, चाहे मिजो ग्रुप हो गए, चाहे मणिपुर ग्रुप हो गए, सारे ग्रुप्स खड़े हुए थे और सारे के सारे ग्रुप्स इंडिया से सेपरेशन की लड़ाई लगातार लड़ रहे थे। यहां बांग्लादेश को अगर देखा जाए तो यहां से, और ये पूरा का पूरा जो रीजन था ये पूरे का पूरा, अगर आप इसे उठाकर देखा जाए तिरुपति बालाजी से लेकर और पूरे का पूरा पशुपति तक, यानी नेपाल के पशुपतिनाथ से आंध्र प्रदेश के तिरुपति नाथ के अंदर, ये पूरा रीजन पाकिस्तान ने नक्सलिज्म के लिए अपनाया। इसमें चाइना ने भी भर भर के साथ दिया और चाइना ने पूरी कोशिश करी नॉर्थ ईस्ट और नक्सलाइट्स को भड़काए रखने की। पाकिस्तान और चाइना का ये जॉइंट एफर्ट कहो या कुछ भी कहो। तमिलनाडु को किस तरीके से भड़काया गया? तमिलनाडु को तमिल इशू से भड़काया गया और यहां पर LTTE खड़ा किया गया। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस में जो सरदर्दी क्रिएट हुई उसमें भी कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान का हाथ देखा जा सकता है, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक सरदर्दी खड़ी हो गई। लेकिन यहीं अगर आप इस पोर्शन को उठाकर देखेंगे तो ये पूरे का पूरा पोर्शन हरियाणा, यूपी से लेकर MP और इंडिया के बाकी हिस्सों तक को, तो यहां ये पूरा रीजन जो है वो कम्युनलिज्म के बिहाफ पर डिवाइड किया गया। बहुत सारी जगह कम्युनल और दूसरी चीजें कॉमन भी नजर आएंगी, लेकिन ये पूरा इलाका जो था ये कम्युनलिज्म में। तभी आप देखेंगे अयोध्या से लेकर दूसरी सिस्टम्स या दूसरी लड़ाइयों में, या अयोध्या से लेकर दूसरे मूवमेंट्स में आपको इस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा खलबली नजर आएगी। नक्सलिज्म वाली बेल्ट में बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वगैरह की पूरी जगह पे बीजेपी अभी तक नहीं है। क्यों? क्योंकि कम्युनलिज्म ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, आगे बताऊंगा, लेकिन नक्सलिज्म ने फायदा कभी नहीं पहुंचाया। वहीं अगर आप देखते हैं इसका तीसरा हिस्सा, तो पंजाब में खड़ा कर दो क्या? खालिस्तान। और जम्मू कश्मीर में खड़ा कर दो क्या? खालिस्तान। यहां अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, और यहां खड़ा कर दो खालिस्तान। और अब पाकिस्तान क्या करेगा? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान खुद प्रूव करेगा, खुद कहेगा कि वी आर फ्रेंड ऑफ इंडिया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो क्या कहेगी? हम पाकिस्तान इंडिया के दोस्त हैं। लेकिन अंदर ही अंदर इंडिया के जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं सबको हवा पानी देके, खाद पानी देके भड़काया जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि जिया उल हक इंडिया का विजिट करते हैं। जिया उल हक इंडिया आते हैं, विजिट करते हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज घूमते हैं, सब चीजें बढ़िया।
लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर से वो इंडिया के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को अपने यहां पनाह देते हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं, और जो इंडिया से उस टाइम पर फ्लाइट्स हाईजैक हो रही थी उन फ्लाइट्स को अपने यहां लैंड करवाकर खूब जबरदस्त लेवल पर उनके बीच में नेगोशिएट करने का काम कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान का स्टेज 2 ये था कि इंडिया का दुनिया को दिखाने के लिए तो दोस्त बनो और इंडिया को बेवकूफ बनाए रखो और अंदर खाते उसकी जड़ें कमजोर करना शुरू कर दो। यहां स्टेज 2 था। लेकिन 1983-84 तक आते आते इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया। पहले तो इंडियन गवर्नमेंट बड़ी खुश थी कि पाकिस्तान हमारा दोस्त बनता जा रहा है, पाकिस्तान का पोस्चर बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान नेगोशिएशन करवा रहा है, सब चीजें। लेकिन जब पता लगा कि सारी नेगोशिएशन पाकिस्तान ही करवा रहा है तो इंडिया को एक बात समझ में आ गई कि भैया पाकिस्तान असलियत में ये शक्तिमान जो बना फिर रहा है यही गंगाधर है, और ये गंगाधर ही शक्तिमान है, दोनों चीजें एक ही हैं। दो मतलब असली गंगाधर वाला तो हो सकता है मामला गलत दे दिया हो, लेकिन चोर की मतलब ये जो भेड़ की खाल में भेड़िया बैठा है असलियत में ये पाकिस्तान ही है। यानी इंडिया की टेंशन्स का जो मेन रीजन है वो पाकिस्तान ही है। अब पाकिस्तान जो है, जब इंडिया के सामने पाकिस्तान की असलियत सामने आई और यहां से 1000 कट पॉलिसी का वो जो फर्स्ट स्टेज था वो कंप्लीट हुआ कि भैया यहां पर 1000 कट पॉलिसी का पार्ट 1 क्या था जो कंप्लीट हुआ, वो ये कि पाकिस्तान एज फ्रेंड ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एज फ्रेंड ऑफ इंडिया, कि पाकिस्तान जो है वो तो इंडिया का फ्रेंड होगा लेकिन पाकिस्तान वुड सपोर्ट इंडियन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, वुड सपोर्ट, प्रोवाइड एवरी सपोर्ट टू इंडियन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, इंडियन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स। ये असलियत में पार्ट 1 जो इंडिया के अगेंस्ट चला, इसका अपना एक लेवल रहा। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से दूरी बनानी शुरू कर दी तो यहीं से इस 1000 कट पॉलिसी का पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है और खुलकर वो फेज खालिस्तान के मूवमेंट की फॉर्म में आता है, खालिस्तान और भिंडरवाला की फॉर्म में आता है कि भाई भिंडरवाला को अब सबके सामने आना पड़ेगा और खुलकर सपोर्ट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यहां सिर्फ खालिस्तान वाला मामला नहीं था, कहीं ना कहीं आगे चलकर कश्मीर को सुलगाना और कश्मीर के मामले में और बाबरी मस्जिद को सुलगाना, बाबरी मॉस्क। मैं इस चीज को मानने को पूरे तरीके से तैयार नहीं हूं कि उसमें केवल और केवल बीजेपी का ही सारा रोल था। मेरा अपना मानना यह है कि सर्कमस्टांसेस बाबरी मॉस्क डेमोलिशन में या बाबरी मॉस्क डेमोलिशन की जो सर्कमस्टांसेस थी वो 2 कारणों से प्रिपेयर हुई। एक, कश्मीर के अंदर पंडित्स का एक्सोडस जो हुआ, कि कश्मीर पंडित्स जो थे उनका एक्सोडस हुआ, पंडित्स को कश्मीर छोड़कर निकलना पड़ा। वो केवल और केवल इसलिए निकलना पड़ा कश्मीर छोड़कर क्योंकि पाकिस्तान सपोर्टेड ये JKLF वगैरह जो हैं ये खड़े होकर आ चुके थे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर को आजाद करवाने वाला जो एक फ्रंट है वो आ चुका था। और बाबरी मॉस्क, अच्छा दूसरा मेरा पूरा ऐसा मानना था कि अजमेर सेक्स स्कैंडल जो है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ हाथ या सपोर्ट किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान या ISI का था। कम से कम उसकी कुछ ना कुछ तो हवा थी। ये जो अतीक अहमद और ये मुख्तार अंसारी वगैरह हैं, ये एक बड़ा प्लान का छोटे छोटे गुर्गे हैं जिन्हें मारा जा रहा है। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इंडिया रिएक्ट कैसे कर रहा है। पाकिस्तान की पॉलिसी तो समझो तभी तो हम समझेंगे रिएक्ट कैसे हो रहा है। अब इस बाबरी, ये कश्मीरी एक्सोडस और अजमेर सेक्स स्कैंडल दोनों का, क्योंकि ये 1990 में होता है 19 जनवरी, और ये 1992 के अंदर ये सेक्स स्कैंडल आता है जिसमें एलीट क्लास हिंदू लड़कियों के फोटो खींच के फोटो स्टेट की दुकानों के ऊपर बेचना या फोटोग्राफरों की दुकानों के ऊपर बेचना शुरू कर दिया था। और यकीन मानो बड़ा बवाल हुआ था। मतलब वो क्यों, ताकि हिंदुओं को, हिंदू एलीट क्लास को अगर आप
ह्यूमिलिएट करेंगे तो लोअर क्लास अपने आप ही डिमोरलाइज होगी, और कन्वर्जन तो एक पार्ट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका रिएक्शन की फॉर्म में बाबरी मॉस्क डेमोलिशन या बाबरी स्ट्रक्चर डेमोलिशन हमारे को यहां पर देखने को मिलता है, यहां आपको दिखाई देगा। पार्ट 2 काफी लंबा चला। पाकिस्तान दूर खड़ा होकर बेनजीर भुट्टो वगैरह जो हैं वो दूर खड़े होकर इंडिया पर हमले की धमकी दे रहे थे, और खुलकर इंडिया के अंदर जो सेपरेटिज्म था, खालिस्तान और कश्मीर का, नेक्सलिज्म का, आप सोचकर देखिए, जो मैंने नक्शा बनाया था वो 1990s में अपने पीक पर था, और उसमें इंडिया की प्रॉब्लम को समझिए यार, कि इंडिया के अंदर 1990s में पीक पर है, और इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, इकोनॉमी के मामले में हम बड़े कमजोर हैं, हमारा जो सबसे बड़ा देश यूएसएसआर है वो खत्म हो चुका है, अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश है, पाकिस्तान उसका लाडला है, रोज सुबह उठ के बिल क्लिंटन, सबसे पहले तो बिल क्लिंटन रोज सुबह उठ के पाकिस्तानी कोई भी प्रधानमंत्री होता था उसकी पप्पियां ले रहे होते थे। मैं रियलिटी बता रहा हूं, रोज सुबह उठ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अमेरिका में लग रहे होते थे। अमेरिका डिप्लोमेटिकली बड़ा स्ट्रांग है और इंडिया अपने वर्स्ट फेज में है। अमेरिका रोज सुबह उठ के इंडिया को गालियां बक चुका होता है कि बेटा अगर तूने बम ब्लास्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब। और इंडिया के अंदर खुद में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, और रही सही कसर हमारे इन पॉलिटिकल, हमारे क्या नाम है, देश के अंदर चल रही प्रॉब्लम्स ने शुरू कर दिया। सबसे क्रूशियल फेज था इंडिया का 1990s के अंदर, 1989 में से, जब से राजीव गांधी की सरकार गिरी तब से, या यूं कहें इंदिरा गांधी के जाने से लेकर, और 1996 या 2001 तक, जब तक वो 9/11 का अटैक नहीं हुआ था 2000 के अंदर, तब तक ये कलेश था, और जबरदस्त कलेश था, इतना समझ लीजिए, जबरदस्त कलेश था, जबरदस्त प्रॉब्लम्स थी। अब पाकिस्तान का ये जो स्टेज 2 का पार्ट 2 बता रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेट 2011 तक चला, 2011 तक ये पार्ट चला, जिसमें इंडिया के ऊपर तगड़े वाला प्रेशर था, क्योंकि इंडिया कह रहा है ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अमेरिका ब्रिटेन कह रहा है ना 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 ये टेररिस्ट ग्रुप्स नहीं है, इनको आप ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे, ये तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया के पास कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी क्योंकि इंडिया नेशन है तो वो सरवाइव कर गया। अब 9/11 का जैसे ही अटैक होता है, 9/11 के अटैक से दुनिया, या यूं कहें कि पाकिस्तान की जो एंटी इंडिया पॉलिसी है वो स्टेज 3 में एंटर कर जाती है। स्टेज 3 में क्यों? क्योंकि 9/11 से और कुछ भी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। एक तो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो चुका है शुरू, और इस टेररिज्म ने कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग थे इनको, या कश्मीरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और कहीं ना कहीं खालिस्तान से लेकर नेक्सलिज्म से लेकर जितने भी हैं, सबको टेररिस्ट मानना शुरू कर दिया था। यानी अब तक पाकिस्तान जो इनको अपने दामाद की तरह पाल रहा था, अब पाकिस्तान में हिम्मत नहीं बची इनको पालने की, क्योंकि अमेरिका का दबाव था, इसमें कोई दो राय नहीं। इंडिया इस टाइम तक 10 साल पहले वाले इंडिया से काफी ज्यादा बदल चुका था, क्योंकि इस टाइम अब इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था। इंडिया के पास मिसाइल कैपेसिटी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। इंडिया एक इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ग्रोथ शो करना शुरू कर चुका था, और अमेरिका का माइंडसेट भी इंडिया के लिए काफी हद तक बदल चुका था। अमेरिका का माइंडसेट भी इंडिया के लिए काफी हद तक बदल चुका था, ये याद रखिए। यानी अब सिचुएशंस इंडिया के फेवर में थी। यही कारण है कि 2001 से अगर आप देखें तो 2000 से लेकर अगर आप शुरू करते हैं तो 2008 तक हम आपको इंडिया के अंदर पाकिस्तान की बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं, पाकिस्तानी पॉलिसीज, वो कहीं ना कहीं साइलेंट मिलेंगी। बहुत ज्यादा इंडिया के ऊपर प्रेशर इस दौरान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के नाम पर
पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव था कि इंडिया के अंदर जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बच के चलो। लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तानी वॉर खत्म होने लगा, जैसे जैसे ओसामा बिन लादेन वाला जो मामला था वो कमजोर पड़ने लगा, जैसे जैसे सिचुएशंस कहो या सिस्टम्स कहो वो शांत होने लगे, जैसे जैसे सिचुएशंस या सिस्टम्स शांत होने लगे, इसका नेक्स्ट लेवल एंटर कर जाता है। यहां से स्टेज 4 आता है। स्टेज 4 जो है वो 2008 ऑनवर्ड्स आपको दिखाई देगा। 2008 में रिसेशन आता है और रिसेशन के अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका जो है, अमेरिका का डाउनफॉल कहीं ना कहीं शुरू होता है और यहीं से पाकिस्तान को, अच्छा अमेरिका फिर यहां से अफगानिस्तान से हाथ बाहर खींचना शुरू करता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर से एक दबाव जो है वो हटना शुरू हो जाता है। अब पाकिस्तान ने एक नया स्ट्रेटेजी अपनाई। यहां से पाकिस्तान को एक नई स्ट्रेटेजी दिखाई देगी पाकिस्तान की, और वो नई न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या है कि पाकिस्तान ने अब एक ट्रायंगल बनाया। स्टेज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज 4 क्या है? पाकिस्तान ने यहां पर बनाया एक ट्रायंगल। क्या भैया? अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारा ड्रग्स पैदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उस ड्रग्स को पहुंचाया जाएगा कैसे भी करके पाकिस्तान के पंजाब में। पंजाब के अंदर से जो पैसा होगा, मनी जनरेट होगी, उस मनी को पहुंचाया जाएगा कश्मीर स्टोन प्लांटर्स के ऊपर, और जो पत्थरबाज हैं उनके पास पहुंचाया जाएगा। वहां कश्मीर में स्टोन प्लांटिंग होगी तो स्टोन्स के नाम पर जो ह्यूमन राइट्स इशू उठाए जाएंगे, और ह्यूमन राइट्स इशू जैसे ही उठाए जाएंगे तो यूनाइटेड नेशंस से लेकर हर चीज के अंदर इंडिया की बेइज्जती करने के लिए खड़े होंगे। ओआईसी को खड़ा कर लेंगे कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के ऊपर या ओआईसी के ऊपर जैसे जैसे शोर मचना शुरू होगा, इंडिया को घेरने की तैयारी होगी। साथ में पाकिस्तान यहां से, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि फेक करेंसी वाला जो इशू है उसको भी उठा रहा था या उसको भी आगे बढ़ा रहा था, और वो फेक करेंसी कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स में या फिर नेपाल के रास्ते इंडिया के अंदर एंटर करवाई जा रही थी। नेपाल के रास्ते इंडिया के अंदर एंटर करवाई जा रही थी। अब सोचकर देखो, पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंटर करने से अब थोड़ी सी चेंज होगी कि हम टेररिस्टों को क्यों भेजें, ट्रेनिंग दें, पैसा दें, सब चीज़ें दें, और दुनिया की नज़र में आए कि हम जो हैं कहीं ना कहीं नर्चर कर रहे हैं टेररिज्म ऑफ द वर्ल्ड को। अब नई स्ट्रेटेजी क्या थी? फेक करेंसी बनाओ, इंडिया में भेजो, पंजाब के अंदर ड्रग्स माफिया क्रिएट करो, उसके बाद कश्मीर भेजो, कश्मीर में पत्थरबाजी करवाओ और दुनिया के अंदर इंडिया को घेरना शुरू करो। ये स्टेज 4 था। यहां आ जाता है 2014 में जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आती है, मोदी जी के सबसे पहले जो शुरुआती भाषण है 2014 वाले, वो देखो। अब तक जो पॉलिसी पाकिस्तान खेलता आ रहा था, अब पॉलिसी इंडिया खेलने लग गया। क्या? अब तक याद करो 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान ने क्या पोस्टर देना शुरू किया कि पाकिस्तान इंडिया का दोस्त है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने दिखाना शुरू किया कि अरे भाई, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। हम इंडिया वाले किसके दोस्त हैं? पाकिस्तान के दोस्त हैं। अपने मोदी जी पता लगे काबुल से वापस आते हुए नवाब, सबसे पहले तो अपने ओथ सेरेमनी के अंदर ही नवाज शरीफ को बुला लिया, आओ जी, और नवाज शरीफ आए। उसके बाद पता लगा नवाज शरीफ की भतीजी की शादी है, तो पता लगा प्रोटोकॉल सारे गए भाड़ में, मोदी जी उसकी भतीजी की शादी में बिरयानी खा के आ रहे हैं। पूरी दुनिया तालियां बजा रही है, वाह भाई वाह, मजा आ गया, इंडिया पाकिस्तान दोबारा दोस्त बनने जा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान दोबारा दोस्त बनने जा रहे हैं। अब भाई देखो, एक आदमी होता है पढ़ा हुआ, एक होता है कढ़ा हुआ।
पढ़े हुआ केजरीवाल है, जलील आदमी है, कढ़ा हुआ अपना मोदी है, जबरदस्त है, खिलाड़ी आदमी है। किसको कहां निपटा जाए पता नहीं लगता। मैं सच में फैन हूं इस मामले में। भाई पूरी जिंदगी राजनीति की है भाई इन्होंने, और घटिया राजनीति नहीं, अच्छे लेवल की राजनीति करी है। तो पहला पोस्चर दुनिया को क्या दिया कि भैया हम तो इनके दोस्त हैं। किनके? पाकिस्तानियों के। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अब पाकिस्तानियों का नंबर है। अब सोच कर देखिए, यहां अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने दो पॉलिसीज अपना रखी थी जो अभी तक पाकिस्तान अपना रहा था, अब इंडियन गवर्नमेंट ने अपनानी शुरू करी। और पहली बार ऐसा था कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ना कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की। अब इंडियन गवर्नमेंट की वही टू प्रॉन्ज पॉलिसी थी। एक तरफ फ्रेंडली पोस्चर दो, फ्रेंडली पोस्चर दो, पूरी दुनिया को यह दिखाओ कि हम तो पाकिस्तान को दोस्त बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, समझे। और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन से लेकर इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करना शुरू करो। और मोदी जी ने भी ऐसा ही एक ट्रायंगल क्रिएट करने की कोशिश करी कि भाई असलियत में ब्लैक मनी एक तरफ, उसके बाद ड्रग्स दूसरी तरफ, और तीसरी तरफ टेररिज्म। ये तीनों आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पूरी दुनिया ने माना कि हाँ ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी ये तीनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो कभी स्विस बैंक के ऊपर दबाव है कि तू भैया पैसे बताएगा तो अच्छा, वरना हम बायकॉट लगाते हैं। ड्रग्स माफिया के ऊपर सीधे सीधे अटैक किए गए, और टेररिज्म के नाम पर तो एक से बढ़ के एक FATF से लेकर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस लगातार स्ट्रिक्ट होती चली गई। और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से दबाव बनना शुरू हुआ इन तीनों का, पाकिस्तान घुटनों के बल आना शुरू हो गया। अब इंडिया की फेक करेंसी से, पाकिस्तान ने इंडिया में फेक करेंसी जैसे जैसे भेजना शुरू किया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी भी उससे जुड़ती चली गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना पैसा इंडिया में भेजा जाता उस हिसाब से पाकिस्तान को डॉलर मिलने शुरू हो जाते, और जैसे जैसे वो डॉलर मिलते या जैसे जैसे वो सर्कुलेशन घूमता, पाकिस्तान को उसका सीधा सीधा बेनिफिट था। अब नतीजा ये हुआ, आप डीमोनेटाइजेशन की बात देखें, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक रॉ एजेंट का इंटरव्यू सुन रहा था कि जिस टाइम डीमोनेटाइजेशन हुआ, शाम तक पाकिस्तान के सबसे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस के डायरेक्टर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, और 3 दिन के अंदर 4 बंदों की डेथ हुई, जो कि जिनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट आरोप लगाती थी कि वो इंडियन फेक करेंसी के साइकिल के अंदर सबसे ज्यादा प्राइम रोल पर है, क्योंकि उनका बिजनेस ही वहां पर घूम रहा था। और कहीं ना कहीं अगर हम ना भी जोड़े तो डीमोनेटाइजेशन ने उस फेक करेंसी को मार डाला। जो लोग आरोप लगाते हैं ना कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, भाई एक तरफ तो ये हुआ कि मेरे जैसा बंदा जो कि टेक्नो फ्रेंडली कभी नहीं रहा, हमने शायद ईमेल बहुत ज्यादा आज तक चेक नहीं करी, ऐसा बंदा अब ऑनलाइन पेमेंट करने में ज्यादा भरोसा करने लगा। और मैं अपना बता रहा हूं कि 2018-19 आते आते मैंने कैश पेमेंट्स लेना बंद कर दिया और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद आज भी अगर मैं अपना पर्स खोल के भी दिखाऊंगा तो शायद 20-30-50 रुपए पड़े हुए हो, पड़े हुए हो, बेसिक खर्चे लायक पैसे होते हैं, उसके अलावा कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं। उससे मैं नहीं, मैं लोगों से भी पूछता हूं, कहते भाई साहब 40 से 50% और कई कई जगह 70% तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। इसका बेनिफिट समझिए, इसका सबसे मेन बेनिफिट यह था कि कहीं ना कहीं फेक करेंसी का डोमिनेंस हमारी कंट्री के अंदर कम हुआ, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट दूसरी तरफ जो खड़ा होता है वो ये होता है इंडिया के अंदर कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी की ब्लैक मनी से जुड़ चुकी थी, वो कोलैप्स कर गई। तो डीमोनेटाइजेशन भी एक स्ट्रोक माना जा सकता है। हालांकि इसके मामले में किसी के पास कोई बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि अलग अलग डायमेंशंस हैं और एक चीज का एक इंपैक्ट नहीं, और इतने बड़े स्टेप का अलग अलग डायमेंशंस में बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं। खैर, अगला
अब ये सर्कल जो था उसने पाकिस्तान में प्रेशर क्रिएट किया, और उसके बाद रही सही कसर, तीसरी तरफ इंडिया की जो स्ट्रेटेजी थी वो टिट फॉर टैट वाली थी। टिट फॉर टैट का मतलब कि भाई जैसे को तैसा, तुमने हमला किया हमने कर दिया, तुमने पठानकोट किया हमने उरी कर दिया, तुमने पुलवामा किया हमने बालाकोट कर दिया। पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई कि भाई ये जो सरकार है, पहले जो पाकिस्तान, अच्छा एक चीज और, अभी तक इंडियन गवर्नमेंट चाहे अटल बिहारी सरकार की हो, चाहे मनमोहन सिंह सरकार, चाहे इंदिरा गांधी, चाहे नेहरू, वो हमेशा कोशिश करके चल रहे थे कि पाकिस्तान कैन बी आवर फ्रेंड। इसलिए वो हमेशा एफर्ट करते थे, लगातार कोई ना कोई एफर्ट करते थे कि चलो बातचीत करते हैं, चलो बातचीत करते हैं, चलो बातचीत करते हैं। हमारी पार्लियामेंट में अटैक होता तब भी बातचीत करते हैं, 2008 में अटैक होता तब भी बातचीत करते हैं। यानी इंडियन गवर्नमेंट सोचती थी कि हमारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान से बात करना, और दुनिया के लोग इंडिया के ऊपर जब दबाव बनाते थे, अमेरिका से लेकर सब, तो इंडिया वाले मान लेते थे। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो पाकिस्तान से पाकिस्तान की तरह बिहेव कर रही है कि बेटा तेरे से दोस्ती मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, समझे। जानवर को मारने के लिए अगर जानवर बनना पड़ेगा तो हम बनेंगे। वो जमाना गया जो हम कोशिश करते थे तुझे दोस्त बनाने की, अब तेरी जिम्मेदारी है, तू सीधा होके चलेगा तो बेटा हम तो दोस्त हैं, बिरयानी खाने बिना बुलाए भी आ जाएंगे। अगर टेढ़ा होके चलेगा तो घर में घुस के मारेंगे और तसल्ली से मारेंगे। ये चीज पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और 2014 से लेकर 19 की स्ट्रेटेजी अगर आप देखो ना, ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया। और वो पुलवामा अटैक के पीछे अगर हम पाकिस्तान का हाथ मानते हैं, अगर क्या, मैं तो 100% मानता हूं, तो उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट ये नजर आता है, या एक कोशिश ये नजर आती है। सतपाल मलिक क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है भाई, वो देखो सीधी सी बात ये है भाई, सीबीआई बहुत सारे दूसरे मुख्यमंत्रियों के ऊपर रेड नहीं मारती, सीबीआई इन्हीं लोगों को क्यों निपटाती है? क्योंकि भैया इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, और इनको पकड़ के न्यायालय ले जाते हैं, और न्यायालय इनको जिम्मेदार ठहराती है कि हाँ आप में कोई कमी है। भैया नीतीश कुमार के खिलाफ कोई समस्या नहीं है, ममता बनर्जी के खिलाफ, उसके भतीजे के खिलाफ है, ममता बनर्जी के ऊपर नहीं है। नवीन पटनायक हैं, वो कौन से हैं, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी है, वो टीआरएस वाला है, उसके बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी वाले कितने हैं, एक के ऊपर भी मुकदमा नहीं है, किसी के ऊपर मुकदमा नहीं है। इन्हीं के ऊपर क्यों है? क्योंकि भैया देखो सीधी सी बात है, एक के साथ एक बोतल फ्री दोगे और भारत के दिल्ली के खजाने से 8,000 करोड़ रुपए गायब होगा, तो भैया कोई तो घोटाला होगा। वो ट्रेल न्यायालय डिसाइड करेगा, न्यायालय, कोर्ट, और कोर्ट ने देखा तभी तो 8-8 महीने जेल में है भाई, और कोर्ट ने देखा तभी तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि अच्छा भाई नमस्ते। तो सतपाल मलिक का जो भी वो रहा हो मामला, भाई है तो वो भी पॉलिटिशियन, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कश्मीर के अंदर जिस तरीके 370 हटी सपने देख रहे थे कि किसी तरीके से उनको उपराष्ट्रपति या कुछ ऐसी बढ़िया पोस्ट मिलेगी, उठा के भेज दिया गोवा, एक छोटे से स्टेट, कहाँ तो कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन, कहाँ गोवा, कि भैया मामला खत्म। तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलती हुई नजर आ रही है, और अंदर खाते कुछ ना कुछ रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात करप्शन की, तो देखो यार उसके ऊपर फिर कभी डिस्कस करेंगे कि असलियत में मामला है क्या। अब आगे तो यहां केस क्या हुआ कि अब पाकिस्तान ने पठानकोट क्यों करवाया होगा? क्योंकि देखो जितने भी सर्वे आ रहे थे, सर्वे, उन सभी सर्वे जो जनवरी के आसपास आ रहे थे, उनको अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो जनवरी के आसपास के सर्वे की खास बात क्या थी कि पूरे जनवरी के आसपास सर्वे के अंदर बीजेपी को 230 से 250 सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी। मेरा ऐसा मानना यह है कि पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम पर भी पूरी डोमिनेंस में था, तो पाकिस्तान ने एक कोशिश की कि अगर किसी तरीके से इंडिया पर एक हमला हो जाए, और हमला इस तरीके का हो जाए कि मोदी की जो वो नेशनलिस्ट और ताकतवर प्रधानमंत्री वाली जो एक छवि है उसको नुकसान पहुंच जाए तो कैसा रहेगा। और ताकतवर प्रधानमंत्री की छवि पर नुकसान पहुंचाने का सीधा मतलब क्या है कि सीधे सीधे बात है कि 20 से 25 सीटें कम, यानी मोदी अगर केवल 200 सीटों के आसपास अटक जाता है, बीजेपी 200 सीटों के आसपास अटक जाती है, तो अपोजिशन पार्टियां मोदी को तो दोबारा आने नहीं देंगी,
इवन बीजेपी वाले खुद नहीं आने देंगे, और मिलीजुली सरकार बनेगी, और मिलीजुली सरकार को छोटी पार्टियों को कैसे भी मैनिपुलेट करके बीजेपी को की सरकार को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब बीजेपी, अच्छा, और दूसरी बात कि अगर मोदी पुरी वाली कोई स्टेप उठाते हैं, पुरी लेवल की कोई स्टेप उठाते हैं, मतलब पठानकोट वाली कोई स्टेप उठाते हैं कि उरी वाला अटैक किया, तो इस बार पाकिस्तानी जो आर्मी है वो तैयार है। और अगर पाकिस्तानी आर्मी वैसे किसी हमले को कमजोर कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, और जिस तरीके से सिचुएशन थी न्यूट्रलाइज करने वाली, अगर हमारे 2-4-10 सैनिक इस बार मारे जाते हैं तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि हिंदुस्तान का मतलब सरकार का स्ट्रक्चर चेंज होता और 200 के आसपास बीजेपी अटकती और हालात जो हैं वो काफी ज्यादा बुरे नजर आते। पासा पलट गया वो एक अलग मैटर है, पासा अगर पलट गया है तो वो थोड़ा डिफरेंट मैटर है। लेकिन यहां पाकिस्तान को समझ में आ गया कि बीजेपी बहुत मजबूती के साथ आई है, तो वो वाला तो तरीका आएगा नहीं पुराने वाला, जैसे हम सोच रहे हैं पुराने वाला क्या कि भाई हम हमला करेंगे, वो हमला करेंगे एंड ऑल। तो यहां से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी दोबारा से बदलती है और जो स्टेज 4 थी ना, अब ये स्टेज 5 में एंटर करती है। स्टेज 4, अब स्टेज 5 जो प्रेजेंट डे स्टेज चल रही है उसे एंटर करती है। अब ये स्टेज 5 क्या है इसे समझो। स्टेज 5 असलियत में ये है कि पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई है कि उसने जो कम्युनलिज्म इंडिया में बढ़ाया, जो हिंदू मुसलमान बढ़ाया, उसमें इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो लगातार मुसलमानों को अपीज करती, और उस अपीजमेंट का ही आउटकम ये अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं का उभरना था, जो लगातार मुसलमानों के विक्टिम कार्ड खेलते, शोर मचाते, छाती पीटते और सरकारों से फायदा लेते। लेकिन बीजेपी की सरकार, मतलब जैसे जैसे कम्युनलिज्म बढ़ रहा था बीजेपी मजबूत होती जा रही थी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के दिन एक मुस्लिम वोट बैंक के रिएक्शन में एक बड़ा हिंदू वोट बैंक जो अप्रॉक्सीमेट 40-45% के आसपास है, वो बीजेपी का कट्टर वोट बैंक बना हुआ है और ऑन द नेम ऑफ हिंदू वो वोट कर रहा है। ये चीज पाकिस्तान को बहुत बुरी लग रही है। अब पाकिस्तान इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा और ये वोट बैंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां भी भारत सरकार, मोदी सरकार जा रही है, या जहां जहां बीजेपी पेनिट्रेट करने की दोबारा कोशिश कर रही है, वहीं से वो वाला माइंडसेट निकलकर बाहर आ रहा है। तो यहां स्टेज 5 में क्या हुआ, अब यहां पर इंडिया एज अ स्टेट की जगह इंडिया एज अ हिंदू देखा गया और यह कहा गया कि लेट्स अटैक ऑन हिंदूज। अब हिंदूज पर अटैक किया जाए। अब ये हिंदूज पर कैसे अटैक करोगे भाई? हिंदूज पर अटैक करने के लिए सबसे पहला एक बहुत बढ़िया सा स्टेप, ये चीज धीरे धीरे देखो अलग अलग डायमेंशन समझ में आ रही हैं। देखिए क्या कि सबसे पहला तो स्टेप है क्या, प्रोवोक करो। प्रोवोक के अंदर क्या करोगे? प्रोवोक के अंदर उन्हें भड़काओ। भड़काओ कैसे? जैसे सबसे पहला एग्जांपल नुपुर शर्मा, तभी मैंने आपको फोटो दिखाई कि भाई नुपुर शर्मा, असलियत में नुपुर शर्मा का मामला क्या था? तस्लीम रहमानी भोले बाबा के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। जैसे ही तस्लीम रहमानी भोले बाबा के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, बहुत ही भद्दी लैंग्वेज यूज करता है, वो जलील इंसान, घटिया इंसान, नुपुर शर्मा सवालिया लहजे में पूछती है क्या मैं वैसा करूं, मैं वैसा बोलूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब यहां वो फैक्ट चेकर, वो कौन सा था नाम मेरे ध्यान से स्किप कर जाता है बार बार, जुबैर, वो तस्लीम रहमानी वाले मामले को उड़ा देता है, वो बाकी चीजों को उड़ा देता है। नुपुर शर्मा की एक लाइन वो जो डिस्प्यूटेड थी उसे इतना प्रमोट करता है कि फिर तो पूरा मामला कि हमारे नबी की इंसल्ट हुई है। ये बिल्कुल ऐसा ही मामला था कि तस्लीम रहमानी ने नुपुर शर्मा की माता को गाली बकी और नुपुर शर्मा ने कहा कि मैं भी तेरी माता को ये गाली बकूं। तो अब लड़ाई इस चीज की हो गई कि नुपुर शर्मा ने हमारे तस्लीम रहमानी की मां को गाली कैसे बकी, ये लड़ाई है।
तो तस्लीम रहमानी ने बकी वो तो कोई बात नहीं, वो तो है ही ऐसी। ये माइंडसेट आया, यहां प्रोवोक किया और उसके बाद ओआईसी कूद गया, कतर कूद गया, पाकिस्तान तो है ही, इंडिया की सड़कों के ऊपर मुसलमानों ने शोर मचाया और कन्हैया सर तन से जुदा के नारे लगे और कन्हैया ने, कन्हैया ने, भैया कैमरे वाला मामला है, उस कैमरे में सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले लोगों को एक बार पहचान ही लिया जाए कि माइंडसेट क्या है, खैर उसे छोड़ा जाए। उसके बाद हिंदुओं को प्रोवोक करने का दूसरा तरीका क्या, CAA NRC, 6-6 महीने तक आप सड़कों पे बैठे रहो, फ्रस्ट्रेट करो, इरिटेट करो, नहीं हम तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, काम धंधे बंद करवा दो। नतीजा क्या होगा, नतीजा क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। वहां से आप कपिल मिश्रा को विक्टिमाइज मतलब विलन बना दो कि इसकी वजह से, अरे उसने यही तो कहा था भैया हटवा लो वरना हमारी तरफ से भी रिएक्शन आएगा। उससे पहले तो पत्थरबाजी शुरू हो चुकी थी, मैं तो उसी इलाके का हूं ना, उससे पहले पत्थरबाजी शुरू हो चुकी थी, ये मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद CAA NRC और रास्ते बंद करके, भैया मेरे घर के बाहर अगर कोई बैठेगा मैं तो मारूंगा, तुम्हारे घर के बाहर अगर कोई रोज गाड़ी लगा जाता, तुम लड़ते हो नहीं लड़ते कि तुम्हारे को गाड़ी खड़ी होने में समस्या है, दुकान में समस्या है, घर से निकलने बढ़ने में समस्या है, तो तुम अगर लड़ते हो तो तुम्हारी तो पूरी सड़क रोक दी, रोजी रोटी रोक दी, और तुम बच्चों को लाने से लेकर हर चीज मामले में परेशान हो रहे हो। आपकी दुकान बंद हो रही है, काम धंधा नहीं चल रहा, सारी काम बंद हो रहे हैं, आप नौकरी पे जा पा रहे ना आ पा रहे, पूरा दिन पूरी सिस्टम सड़कों पे निकल रहा है, और 10 मिनट का रास्ता 20 मिनट का रास्ता वो जो उधर वाला था, क्या कहते हैं शाहीन बाग वाला, वो 6-6 घंटे में पूरा हो रहा है क्योंकि चारों तरफ जाम। और उसके बाद जब अभी तक तो शाहीन बाग में सिर्फ गाड़ियों वाले जाते थे, असली दंगा जाफराबाद में ही क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण ये कि वहां लेबर क्लास थी, और लेबर क्लास वैसे भी आप साइकिलों वाली क्लास, आप कभी भजनपुरा से शास्त्री पार्क वाले रोड पे कभी ट्रैवल कीजिएगा जब भी दिल्ली जाएं, सुबह 8 से 10 के बीच में खड़े हो जाओ भाई साहब, कम से कम 200 फुट की अगर रोड है ना, उस 200 फुट की रोड पे साइकिल वाले इतने होते हैं, गाड़ी नहीं चला सकते आप, इतना साइकिल वाला है, लेबर है भाई। और वो साइकिल वाला कह रहा है यार तुमने मेरी सड़क रोक ली, तो प्रोवोकेशन तो हुआ, तो ये प्रोवोक करो इतना कि वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करे। रामनवमी कि आप नारा ही क्यों लगा रहे हो, चुपचाप क्यों नहीं जा रहे, पत्थर मारेंगे। करौली के अंदर जो राजस्थान में दंगे हुए थे, ऐसे कितने दंगे हैं, प्रोवोक करो, भड़काओ। अब यहां जितना भड़काओगे उतना ज्यादा यूनाइटेड नेशन से लेकर हर जगह पर हिंदू को आप मजबूर करो, एंटी माइंडसेट क्रिएट करो, और यहां से हिंदू फोबिया नाम का एक कंसेप्ट निकाल कर लाओ, हिंदू फोबिया। उसके बाद ह्यूमिलिएट करो, इस हिंदू को क्या करो, ह्यूमिलिएट करो। ह्यूमिलिएट में आपको दूसरी चीज नजर आती है, ह्यूमिलिएट में दूसरी चीज क्या नजर आती है, ह्यूमिलिएट में दूसरी चीज यहां पर ये आपको नजर आएगी कि यूनाइटेड किंगडम के स्टूडेंट्स के ऊपर कभी आप बीफ फेंकोगे, कभी उनको डराओगे और अपने बच्चों को कहलवा के डराओगे। ये पाकिस्तानी कर रहे हैं भाई, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी नई है, ये नई, डराओगे धमकाओगे कि तुम्हें नरक मिलेगा एंड ऑल। इसका एक डायमेंशन, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद हिंदुओं को ह्यूमिलिएट करो, ह्यूमिलिएट करने के बाद एक और स्ट्रेटेजी, क्या और स्ट्रेटेजी, ये हेनरी जैक्सन वाला हिंदू फोबिया जो है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, इन्हीं हिंदुओं को और इंडिया के अगेंस्ट वाली स्ट्रेटेजी में वो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है ना, अब उनके नाम चेंज कर दो, क्योंकि अब पुराने नाम जो हैं वो इस्लाम के नाम वाले जो नाम हैं या दूसरे नाम वो चल नहीं पा रहे, इसलिए उनका नेम चेंज करो। और आप देखोगे उनके नाम से आपको कभी लगेगा ही नहीं कि वो कोई सेपरेटिस्ट ग्रुप है। जैसे एक सबसे बड़ा नाम आपको आजकल नजर आ रहा होगा PFI का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। यहां कहीं इस्लाम का नाम ही नहीं है। इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन होती थी SIMI,
स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी, वो जब क्रैकडाउन की गई तो उसके पीछे इस्लामिक टेररिज्म का नाम जब लिया गया तो अगला वो टारगेट क्या बना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के। हम तो इंडिया की पीस की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं और मिशन 2047 बना रहे हैं। और नया ऑर्गेनाइजेशन जो पुंछ के अंदर अगर आपको नजर आएगा तो वो है PAFF, पीपल फॉर पीपल्स एंटी फासिस्ट फोरम, पीपल्स एंटी फासिस्ट फोरम। ये जम्मू कश्मीर में काम करने वाले लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद या जो भी XYZ होते थे, हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह, उनसे अलग नाम है। इसका इस्लाम मुसलमान जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लग रहा है फासिस्ट फोरम, फासिस्ट का मतलब हिटलर से जोड़ रहे हैं कि हिटलर की सरकार के विरुद्ध लड़ने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप सोचकर देखो, हिटलर की सरकार के अगेंस्ट लड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन ये है। लड़ किसके लिए रहे हैं? जम्मू कश्मीर के लिए। हमला किस पे कर रहे हैं? हमारे सरकार स्टेट पर। लेकिन नाम से क्या नजर आ रहा है? लेकिन नाम के अंदर रियलिटी अगर देखोगे ना दोस्तों आप, एक झंडा ये है जो निकल कर आ रहा है, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, जिसमें बंदूक, तीर और भगवा झंडे के स्वास्तिक के ऊपर, जो हमारा स्वास्तिक है उस पर तीर मारते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये पीपल फासिस्ट नहीं है, ये एंटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान ने बना रखी है। और इस टाइम पर इसका सीधा सीधा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान वाला मामला है ना, कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? एंटी हिंदू। चाहे वो हिंदू इंडिया में है तब भी, चाहे वो हिंदू यूके में है तब भी, चाहे वो हिंदू अमेरिका में है तब भी, हर जगह पर हिंदू फोबिया, मतलब हिंदुओं के अगेंस्ट एक माहौल क्रिएट किया जाए। और सबसे बड़ी बात इसके बाद, ये 2019 के बाद ही मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 2019 में पहली बार इमरान खान ने एक वर्ड यूज किया था, फासिस्ट फोर्सेस, हिंदू नेशनलिस्ट। अब जैसे ये हिंदू नेशनलिस्ट है और फासिस्ट वर्ड आया, इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बदल रही है। अभी तक तो केवल इमरान खान बोल रहा था, लेकिन जैसे जैसे सारा पिक्चर क्लियर हो रहा है, ऐसा नजर आया कि अब पाकिस्तानी मान चुका है डिस्ट्रॉइंग हिंदू वुड अल्टीमेटली लीड टू डिस्ट्रॉइंग इंडिया। क्योंकि पूरी दुनिया का हिंदू अब एक साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया के ऊपर एक डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो हिंदू अगर ताकतवर होगा, हिंदू अगर स्ट्रांग होगा तो इंडिया स्ट्रांग होगा। तो पहले हिंदुओं को तो दुनिया में मारो, जहां जहां दुनिया में है हिंदू उसको डिमोरलाइज करो, मारो, कन्वर्ट करो, कुछ भी करो। इंडिया में उसके खिलाफ नफरत फैलाओ और इंडिया की सरकार जिसका मास बेस हिंदू वोट बैंक है उसको दुनिया में क्रिटिसाइज करो। पुंछ अटैक उसी माइंडसेट का एक एग्जाम्पल है, जिसमें कश्मीर लिबरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को प्रोजेक्ट करना है कि ये कश्मीर की आजादी के लिए नहीं, बल्कि फासिस्ट फोर्सेस जो इंडिया में बैठी हुई हैं उसके अगेंस्ट लड़ रहा है, पूरी दुनिया को बताने के लिए। और यहां अब इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े नंबर में नॉन मुस्लिम्स भी शामिल होते हुए नजर आए, जो एंटी बीजेपी या एक बहुत दूसरा माइंडसेट भी रखते हैं। यानी अब पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ अपने आप को सिर्फ मुसलमानों तक सीमित ना रख के एक बड़े फ्रंट में अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करी है और एंटी बीजेपी माइंडसेट को बनाने की कोशिश करी है, इसे फासिस्ट क्लेम करके या इसे फासिस्ट टैग करके। अब आगे क्या है, देखो हमारी सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, मैं इसके ऊपर, ऐसा नहीं है हमारी सरकार को पता नहीं है, हमारी सरकार के कदमों में मुझे साफ नजर आ रहा है कि भैया उसे सब पता है और वो भी वैसे ही कदम उठा रही है, लेकिन लोग उसको अलग लेवल पर देख रहे हैं। मेरा अगला वीडियो इसी पे आएगा कि पाकिस्तान के प्लान इंडिया की हवा निकालने के लिए इंडियन सरकार क्या कर रही है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।